स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल सब्जेक्ट मस्ती में। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे और मस्ती से पढ़ाई भी कर रहे होंगे, सब्जेक्ट मस्ती से। और जुड़ जाइए सभी कोई रिकॉर्डेड सेशन में। हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे बताइए? भूमि के प्रकार हम लोग का पूरा कंप्लीट हो चुका था, है ना। चलिए हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज का टॉपिक है भूमि उपयोग को निम्न वर्गों में बांटा गया है। भूमि उपयोग को निम्न वर्गों में बांटा गया है। वो कहते हैं ना कि क्या हुआ? चलिए सुनिए। भूमि उपयोग को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो कितने बोलेंगे? निम्न वर्गों में। कितने वर्गों में? निम्न वर्गों में। शायरी सुनिएगा। अच्छा सुनिए, सुनाते हैं। लास्ट हम लोग का क्या था उसका? भूमि भूमि का मिट्टी का प्रकार पर्वतीय मृदा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन सा? पर्वतीय मृदा। ठीक। पर्वतीय मृदा क्या होता है? सॉरी सॉरी, ये तो पढ़ लिया ना हम लोग। भूमि उपयोग के भूमि भूमि उपयोग को निम्न वर्गों में बांटा गया है, याद रखेंगे। क्या पढ़ने वाले हैं? भूमि उपयोग को निम्न वर्गों में बांटा गया है। निम्न वर्गों में बांटा गया है। ठीक। कितने वर्गों में बांटा गया है? निम्न वर्गों में बांटा गया है। ठीक। जैसे एक में लिखते हैं वन विस्तार, वन का विस्तार। ठीक। एक में क्या आ जाएगा? वन का विस्तार। दूसरा आ जाएगा कृषि योग्य बंजर भूमि। क्या आ जाएगा? कृषि योग्य बंजर भूमि। बंजर भूमि यानी कि इस पर कृषि हो सकता है लेकिन बंजर है। इस पर कृषि हो सकता है लेकिन क्या है? बंजर है। गैर कृषि कार्य में संलग्न भूमि, यहाँ पर याद रखेंगे। गैर कृषि कार्य में संलग्न भूमि। संलग्न भूमि। ठीक। गैर कृषि कार्य में संलग्न भूमि। उसके बाद में बताते हैं अस्थाई चरगाह एवं गोचर भूमि। क्या पढ़ेंगे हम लोग? अस्थाई चरगाह एवं गोचर भूमि। गोचर भूमि। ठीक। उसके बाद आपको बताते हैं कि बाग बगीचे एवं उपवन में संलग्न भूमि। कौन चीज में? बाग बगीचे एवं उपवन में संलग्न भूमि। संलग्न भूमि। ठीक। बाग बगीचे उपवन में संलग्न भूमि। इतने भागों में हम लोगों को बांटा गया। किसको? भूमि को। कितने भागों में? और भी है। तो कृषि योग्य बंजर भूमि जिसका प्रयोग 5 वर्षों से ना हुआ हो, याद रखेंगे। कृषि योग्य बंजर भूमि। कृषि योग्य बंजर भूमि। बंजर भूमि जिसका उपयोग 5 वर्षों से 5 वर्षों से न हुआ हो। ठीक। 5 वर्षों से ना हुआ हो। उसके बाद में है
अगला टॉपिक हम लोग का वर्तमान प्रतिभूमि। हेलो, वर्तमान प्रतिभूमि। ठीक, क्या आ जाएगा अगला टॉपिक? वर्तमान प्रतिभूमि। वर्तमान प्रतिभूमि। ठीक, अगला टॉपिक जो होगा वह होगा हम लोग का वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त वह प्रतिभूमि जहां 5 वर्षों से खेती न हुआ हो, है ना। वह प्रतिभूमि भूमि जहां जहां 5 वर्षों से कृषि कृषि न हुआ हो, न हुआ हो। ठीक, अगला टॉपिक यानी कि शुद्ध बोई गई भूमि, बोया गई भूमि, शुद्ध बोई गई भूमि। यानी कि टोटल बात किया जाए तो हम लोग का 9 प्रकार के हो गया। कितने प्रकार के? 9 प्रकार के। देखते हैं यहाँ पर, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। टोटल कितने प्रकार के हुआ? 9 प्रकार के। ठीक, चलिए आते हम लोग भूमि उपयोग के। अगर पूछेगा कि बताइए भूमि उपयोग को कितने वर्गों में बांटा गया था, क्या बोलेंगे? भूमि उपयोग को निम्न वर्गों में बांटा गया, और ये सभी वर्ग लिख देंगे। सभी वर्ग क्या करेंगे? लिखने का कार्य करेंगे। अगला टॉपिक हम लोग का है भूमि उपयोग के 2 प्रमुख कारक निर्धारित करते हैं, है ना। भूमि उपयोग के 2 प्रमुख कारक निर्धारित करते हैं, और वह 2 प्रमुख कारक क्या है तो लिखेंगे यहाँ पर भूमि उपयोग के 2 प्रमुख कारक। ठीक है, 2 प्रमुख कारक निर्धारित करते हैं। वह कौन कौन सा है? तो एक में भौतिक कारक, दूसरा है मानवीय कारक। एक में क्या हो जाएगा? एक में हो जाएगा भौतिक कारक। ठीक, और दूसरा हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा हम लोग का मानवीय कारक। दूसरा क्या हो जाएगा? मानवीय कारक। ठीक, अब देखेंगे भौतिक कारक क्या होता है और मानवीय कारक क्या होता है। इसका क्या हो जाएगा? भौतिक कारक भू आकृति। ठीक, भू आकृति, जलवायु तथा मृदा। भू आकृति, जलवायु तथा मृदा। ठीक, यह भौतिक कारक में। भूमि का आकृति कैसा होगा? ठीक, यह भौतिक कारक है, हम लोगों के ऊपर निर्भर नहीं करता है। जलवायु कैसा होगा? मौसम हम लोगों के हाथों में नहीं है। मौसम हम लोग के हाथों में है नहीं, वह मतलब कि प्राकृतिक में पर निर्भर करता है। तथा मृदा, मिट्टी कैसा होगा, क्या कहाँ का मिट्टी कैसा होगा, वो हम लोग के हाथों में नहीं है क्या? नहीं। अगर हम लोग का इच्छा होगा तो यहाँ पर काली मिट्टी ला सकते हैं? नहीं, यहाँ की मिट्टी वहाँ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मृदा, जलवायु और भू आकृति हम लोगों के हाथों में नहीं होता, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? भौतिक कारक। क्या बोलते हैं इसको? भौतिक कारक। मानवीय कारक हम लोगों के हाथों में है। मानवीय कारक हम लोग के हाथों में है। अगर हमको मन करेगा इस गांव में नहीं रहने का तो दूसरे गांव में जाकर घर बना के रह सकते हैं, है ना। ये हम लोग के हाथों में है। दूसरे क्या है कि आपको प्रौद्योगिकी क्षमता, यानी कि मान के चले कि हम अपना स्कूल यहाँ पर चला रहे हैं, अगर मन है यहाँ नहीं चलाने का, दूसरे जगह चलाने का, तो हम जाके चला सकते हैं, है कि नहीं। ये हम लोग के हाथों में है। ठीक है, संस्कृति एवं परंपरा, यह हम लोगों के हाथों में। अपना संस्कृति परंपरा बदलने का कार्य हम लोग के हाथों में है कि नहीं। यानी कि हम जैसे कि कोई अगर मुस्लिम धर्म का होगा, चाहता है हिंदू धर्म मानना तो मान सकता है, तो अपना संस्कृति परंपरा बदल सकता है कि नहीं। तो यह भौतिक किस में आ जाएगा? मानवीय कारक में। जैसे यहाँ पर जनसंख्या घनत्व। ठीक, यह मानवीय कारक है। जनसंख्या घनत्व क्या है? मानवीय कारक है। प्रौद्योगिकी क्षमता। ठीक है, क्या जाएगा? प्रौद्योगिकी क्षमता, यह क्या है? यह भी मानवीय कारक है। प्रौद्योगिकी क्षमता। ठीक, उसके बाद आपको बताते हैं कि यहाँ पर हो जाएगा और क्या? तो संस्कृति एवं परंपरा। कौन चीज? संस्कृति
संस्कृति एवं एवं परंपरा। ठीक, संस्कृति एवं परंपरा, यह क्या है, सब मानवीय कारक में आता है। किस में आता है, मानवीय कारक में। ठीक, चलिए देखिए, अब हम लोग देखने वाले हैं भूमि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। क्या यहां तक नीचे दिख रहा है? देखिए, यहां पर हम लोग हेडलाइन बनाते हैं। क्या हेडलाइन बनाएंगे कि भूमि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। भूमि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक, भूमि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है? भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। देखिएगा, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र, याद रखेंगे, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र, क्या भौगोलिक क्षेत्र कितना है बताइएगा? तो बोलेंगे 3.8 लाख वर्ग किलोमीटर। कोई दिक्कत? 3.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और यहाँ पर इतना में, ठीक है, किलोमीटर के मात्र 93% भाग ही भूमि उपयोग का आंकड़ा उपलब्ध है। याद रखेंगे, या इतना में आपका 93%, कितना परसेंट? 93% भूमि उपयोग का आंकड़ा उपलब्ध है। यानी कि 7% का पता नहीं है, 7% का पता नहीं है। ठीक, उसके बाद कहा जा रहा है कि भूमि जम्मू कश्मीर में पाक अधिकृत तथा चीन अधिकृत भूमि का सर्वेक्षण नहीं हो पाया है। ठीक है, किसका? जम्मू कश्मीर में पाक अधिकृत और चीन अधिकृत भूमि का सर्वेक्षण नहीं हुआ है। यह दो चीजें कहाँ पर बताइए? जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर, ठीक, जम्मू कश्मीर में पाक अधिकृत एवं चीन अधिकृत भूमि का सर्वेक्षण नहीं हुआ है। चीन अधिकृत भूमि का सर्वेक्षण नहीं हुआ है। कोई दिक्कत नहीं। भारत के कुल क्षेत्र का 54% भूमि पर ही कृषि योग्य है। याद रखेंगे, कितना प्रतिशत भूमि बताइए? भारत के 54%, कितना प्रतिशत? 54% भूमि कृषि योग्य है। यानी कि यहाँ पर कृषि किया जा सकता है, खेती किया जा सकता है। ठीक, कितना प्रतिशत है? 54%। कितना प्रतिशत? 54%। ठीक, चलिए, कहा जा रहा है कि पंजाब एवं हरियाणा में कुल भूमि के 80% भाग पर खेती होती है। कहाँ कहाँ? पंजाब और हरियाणा में। याद रखेंगे, पंजाब और हरियाणा में, पंजाब और हरियाणा में कितना प्रतिशत भूमि पर? तो 80% भाग पर खेती होती है। 80% भाग पर क्या होती है? तो खेती होती है। क्या होती है? खेती होती है। ठीक, कितना भाग पर? तो 80% भाग पर खेती होती है। जबकि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर एवं अंडमान निकोबार महाद्वीप में 10% यानी कि 10% से भी कम क्षेत्र पर खेती होती है। कहाँ कहाँ? तो बोलेंगे
अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक, मिजोरम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, मणिपुर, अंडमान निकोबार, निकोबार, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, द्वीप समूह में 10% से भी कम भूमि पर कृषि होता है, कृषि होता है, ठीक। कहाँ पर? अंडमान निकोबार में कितना परसेंट? 10% से भी कम भूमि पर कृषि होता है। किसी भी देश में पर्यावरण संतुलन रखने के लिए उनके क्षेत्र में 33% भूभाग पर वन विस्तार वांछनीय है। यानी कि किसी भी अगर देश में अगर चाहते हैं कि पर्यावरण संतुलित रहे तो कम से कम 33% भूमि पर 33% जमीन पर जंगल होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर रखेंगे अगला टॉपिक कि किसी भी देश में, किसी भी देश में पर्यावरण संतुलन के लिए 33% भूमि पर वन विस्तार क्या है? आवश्यक है, आवश्यक है। कोई दिक्कत? कितने प्रतिशत भूमि पर? कितने प्रतिशत भूमि पर? 33%। आवश्यक है या लिख सकते हैं आवश्यक है, यह भी लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं हम लोग क्या? वांछनीय है। क्या लिख सकते हैं? बताइए बताइए। वांछनीय है, वांछनित, वांछित है, वांछित है। वांछित है का मतलब आवश्यक है, जरूरी है ना, एकदम नेसेसरी है। चलिए लिखिए। अगला हम लोगों का है अगला टॉपिक कि वर्तमान में 20% भूभाग पर वन विस्तार है। वर्तमान में कितना है? 20% पर, जबकि होना 33% पर चाहिए। वर्तमान में 20% भूमि पर 20% भूमि पर हम लोग का क्या है? वन विस्तार है, वन विस्तार है। कितना प्रतिशत भूमि पर? कितना प्रतिशत? 20% पर है, जबकि होना कितना पर चाहिए? 33% पर। राष्ट्रीय वन नीति 1952 में बनाया गया था, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं सभी चीजें जो लिखाया जा रहा है। राष्ट्रीय वन नीति राष्ट्रीय वन नीति कब बनाया गया था? तो 1952 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1952 में बनाया गया था, ठीक। कब बनाया गया था? तो 1952 में बनाया गया था। कब? क्या बनाया गया था? तो राष्ट्रीय वन नीति। फिर पूछा जाएगा वन संरक्षण, यानी कि वन क्षरण, सॉरी भूक्षरण। क्या जाएगा? भूक्षरण पहले जरूरी है, ठीक। या भूक्षरण क्या होता है तो देखेंगे। मृदा को अपने स्थान से विविध प्रक्रियाओं द्वारा स्थानांतरित होना भूक्षरण कहलाता है। यानी कि अपने जगह से गड़बड़ा गया है ना, तो क्या कहला जाएगा? भूक्षरण। यानी कि मृदा को अपने स्थान से मृदा को अपने स्थान से ठीक है, अपने स्थान से विविध क्रियाओं द्वारा विविध क्रियाओं द्वारा स्थानांतरित होना क्या कहलाता है? भूक्षरण कहलाता है। भूक्षरण कहलाता है, ठीक।
भूक्षरण का मतलब समझ लीजिए कि मिट्टी अपना जगह जब बदल ले, स्थान बदल ले, तो उसको भूक्षरण कहेंगे। वह किसी भी तरीके से हो सकता है ना। जैसे कि ऊंच कोई जगह वह ढह करके खला में चला जाएगा, तो मिट्टी का जगह बदल गया, है कि नहीं। बारिश हुआ तब मिट्टी दह करके चला गया, वो अपना जगह बदल लिया, है कि नहीं। तो किसी भी तरीके से वो अपना अगर स्थान बदल लेता है तो उसको भूक्षरण कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? भूक्षरण का मतलब होता है कि मिट्टी अपना जगह बदल लिया, मिट्टी अपना जगह क्या कर लिया? बदल लिया, ठीक, स्थान बदल लिया। भूक्षरण के कारण, इसका कारण देखेंगे कि इसका कारण क्या होता है, ठीक। यहाँ पर देखते हैं, कारण भी समझ लीजिए, कई कारण होते हैं इसके। भू क्षरण के कारण, ठीक, क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो गुरुत्व बल के प्रभाव से, गुरुत्व बल जो हमारे पृथ्वी पर लगता है उसके प्रभाव से भी भूक्षरण हो जाता है। तो सबसे पहला हो जाएगा हम लोग का गुरुत्व बल, गुरुत्व बल के प्रभाव से क्या हो जाता है? भूक्षरण हो सकता है। उद्योग से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ, उद्योग से निकलने वाला जो कचरा पदार्थ होता है उससे भी क्या होता है? भूक्षरण हो जाता है, ठीक। उद्योग से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ, ठीक, भूक्षरण से निकलने वाले क्या? अपशिष्ट पदार्थ। विविध प्राकृतिक कारकों जैसे गतिशील जल, पवन, हिमानी और समुद्रिक लहरों के द्वारा भी मानवीय अनुक्रिया, कहने का अर्थ हो गया कि विविध प्राकृतिक कारक भी हो सकता है ना। क्या होता है? विविध प्राकृतिक कारक, विविध प्राकृतिक कारक, ठीक है। मतलब कि बहुत सारे प्राकृतिक कारक भी हो सकता है। जैसे गतिशील जल, अगर पानी चल रहा है तो अब मिट्टी को लेकर के चला जाएगा, है ना, भगा के ले जाएगा, जिसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं ना। क्या कहेगा बताइए? तो इसको क्या बोलेंगे? गतिशील जल, गतिशील क्या? जल। गतिशील जल का मतलब समझ रहे हैं? जो चलता हुआ पानी हो, क्या होता है? गतिशील जल। उसके बाद में पवन, पवन का मतलब कहते हैं हवा। पवन भी मिट्टी को उड़ा के ले जाता है अपने साथ, है ना। जब खूब तेज तूफान आता है तो मिट्टी को उड़ा के ले जाता है, तो उसके कारण भी हो सकता है। हिमानी का मतलब होता है क्या? कि वही मिट्टी का कहीं मतलब कि दह जाना या वह धस जाना कहीं पर, है ना। तो क्या हो जाएगा? हिमानी। क्या हो जाएगा? हिमानी, ठीक। और आपको बताते हैं, हिमानी हो गया। और समुद्र लहरों के द्वारा मानवीय अनुक्रिया, है ना। समुद्र लहर और समुद्र लहर, ठीक है। समुद्र लहरों के द्वारा, ठीक है, समुद्र लहरों के द्वारा मानवीय अनुक्रिया, ठीक, मानवीय अनुक्रिया, समुद्रीय लहरों के द्वारा क्या? मानवीय अनुक्रिया, ठीक। अब हम लोग को नोट में एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर बताते हैं। नोट में एक बात याद रखना है कि पंजाब में भूमि क्षरण का मुख्य कारण अत्यधिक सिंचाई है। पंजाब में भूमि क्षरण का सबसे मुख्य कारण क्या है? तो अत्यधिक सिंचाई। यहाँ पर याद रखेंगे, पंजाब में भूक्षरण, पंजाब में भूक्षरण का प्रमुख कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई, अधिक क्या? सिंचाई, ठीक। यहाँ पर खेती एकदम जबरदस्त तरीके से होता है, खूब ज्यादा होता है। कहाँ? पंजाब में। तो इसलिए उसको क्या कहते हैं? भूक्षरण उसका कारण होता है। फिर कहा जा रहा है कि खनन के उपरांत उस स्थान का खाइयों एवं मलबों के साथ खुला छोड़ देने के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, यानी कि मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भू
निम्नीकरण हुआ है। याद रखिएगा कि जैसे मान के चलिए कि खनन किए, खनन करने के बाद उस गड्ढे को फिर से भरे नहीं, छोड़ दिए उसी तरह से, होता है ना। तो वह क्या होता है, इसके कारण क्या होता है आपको बताते हैं, भू निम्नीकरण हो जाता है। ठीक, तो लिखेंगे खनन के उपरांत उस स्थान का, खनन के उपरांत उस स्थान का, स्थान का, उस स्थान का खाइयों एवं मलबों के साथ, खाइयों, खाइयों एवं मलबों के साथ, मलबों के साथ, खाइयों एवं मलबों के साथ खुला छोड़ देने के कारण, है ना, क्या छोड़ देने के कारण, खुला छोड़ देने के कारण, खुला छोड़ देने के कारण क्या होता है कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ठीक है, झारखंड, छत्तीसगढ़, 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 एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, ठीक है, जैसे राज्यों में भू निम्नीकरण हुआ है, जैसे राज्यों में, राज्यों में क्या हुआ है, तो भू निम्नीकरण, भू निम्नीकरण, भू निम्नीकरण हुआ है। ठीक, जैसे राज्यों में क्या हुआ है, भू निम्नीकरण हुआ है। उड़ीसा में वनों यानी कि वन उन्मूलन, वन मूलन के कारण भू निम्नीकरण हुआ है। याद रखेंगे कहाँ, उड़ीसा में, कहाँ, उड़ीसा में किसके कारण, तो वनों उन्मूलन के कारण, वनों मूलन के कारण, के कारण ठीक, वन उन्मूलन के कारण भूमि निम्नीकरण हुआ है, भूमि निम्नीकरण हुआ है, हुआ है, क्या हुआ, भूमि निम्नीकरण हुआ है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में अति पशुचारण ने भूमि के विस्तार को कुप्रभावित किया है। कहाँ कहाँ, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, याद रखेंगे कहाँ कहाँ, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, और कौन चीज, और महाराष्ट्र जैसे, जैसे राज्यों में, राज्यों में, ठीक, राज्यों में अति पशुचारण ने भूमि के विस्तार को कुप्रभावित किया है। ठीक है, राज्यों में अति पशुचारण, अति पशुचारण, अति पशुचारण, अति पशुचारण ने भूमि के विस्तार को, ने भूमि के विस्तार को, विस्तार को कुप्रभावित किया है। क्या किया है, कुप्रभावित, कुप्रभावित किया है, किया है। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। ठीक, अब भू संरक्षण देखते हैं। ठीक है, भू संरक्षण कैसे कर सकते हैं। अगला टॉपिक क्या आने वाला है, भू संरक्षण। ठीक, भू संरक्षण में तो मिट्टी के कटाव को रोकना तथा मिट्टी के उत्पादकता को बढ़ाना भू संरक्षण कहलाता है। मिट्टी का कटाव को रोकना, मिट्टी के कटाव को रोकना और मिट्टी के उत्पादन क्षमता को बढ़ाना क्या कहलाता है, तो भू संरक्षण कहलाता है। याद रखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मिट्टी के कटाव को रोकना, कटाव
को रोकना और उसके उत्पादन क्षमता को बढ़ाना भू संरक्षण कहलाता है। भू संरक्षण कहलाता है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बोलिए। पूछेगा भू संरक्षण किसे कहते हैं, तो क्या बोलेंगे? मिट्टी के कटाव को रोकना और क्या, तो उसके उत्पादन क्षमता को बढ़ाना क्या कहलाता है? भू संरक्षण कहलाता है। भू संरक्षण के उपाय कैसे, क्या उपाय है इसका बढ़ाने का? तो यहाँ पर देखेंगे भू संरक्षण के उपाय। ठीक, तो देखेंगे भू संरक्षण के क्या उपाय है। तो फसल चक्र के द्वारा कैसे होगा बताइए? फसल चक्र के द्वारा यह फसल चक्र क्या होता है? तो अदल बदल कर खेती करना फसल चक्र कहलाता है। अदल बदल कर खेती करना क्या कहलाता है? फसल चक्र। जैसे धान बोए, फिर कभी गेहूं बो दिए, कभी दाल बो दिए, है ना? समझ में आ रहा है? अरे वही ना, दाल का खेती वही। दाल नहीं बोया जाता है, मसूरी क्या होता है? अरे तो दाल का मतलब होगा कि जितना भी दाल बनने वाला फसलें होते हैं वो सभी आ जाएगा उसमें, है ना? चल देखिए, पहाड़ी क्षेत्रों में यानी कि समोच्च या जुताई के द्वारा, यहाँ पर याद रखेंगे कैसे, यहीं पर बता देते जगह कम होने के कारण यहाँ पर। ठीक, आप लोग समझ जाएंगे। इसके नीचे लिखेंगे, इसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक, क्या लिखेंगे? पहाड़ी क्षेत्रों में समोच्च जुताई के द्वारा ठीक, पहाड़ी क्षेत्रों में समोच्च जुताई के द्वारा। उसके बाद पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में पट्टिका कृषि के द्वारा। याद रखेंगे, पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में पट्टिका कृषि के द्वारा इसके क्या करता है? इसके संरक्षण को बढ़ाया जा सकता है। ठीक, उसके बाद में रसायन का उचित उपयोग के द्वारा। कौन चीज? रसायन का उचित उपयोग के द्वारा। रसायन का मतलब कि जो दवा होता है उसका उचित उपयोग करना, खाद का यूज करना अच्छे ढंग से, ज़्यादा मात्रा में खाद का यूज भी नहीं करना है। ठीक, समझ में आ गया? जैसे मान के चलिए कि अधिक मात्रा में खाद का यूज करते हैं, रसायन का यूज करते हैं, तो कुछ जीव भी मर जाते हैं। जैसे कि धान का खेत, उसमें मछली उछली रहता है, वो मर जाता है। समझ में आ रहा है? मेढक मर जाता है। ठीक है, यह सभी चीज़ें क्या हो जाता है? मर जाता है। उसके बाद में पढ़ेंगे जल क्रांतता। जल क्रांतता क्या होता है देखेंगे। अगला टॉपिक है जल क्रांतता। ठीक, यानी कि अति सिंचाई के कारण भूमि में अत्यधिक जल का जमा होना जल क्रांतता कहलाता है। मतलब कि खूब ज़्यादा एकदम ठकेच के पानी पटा दिए, सिंचाई कर दिए, तो उसमें जल जम जाएगा। जल क्या आ जाएगा? जम जाएगा। तो उसी को हम लोग बोलते हैं जल क्रांतता। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं हम लोग जल क्रांतता। तो बोलेंगे अति सिंचाई के कारण, अति सिंचाई के कारण, सिंचाई के कारण। ठीक है, अति सिंचाई के कारण भूमि में अत्यधिक जल का जमा होना। भूमि में अत्यधिक जल का जमा होना जल क्रांतता कहलाता है। जल क्रांतता कहलाता है। कोई प्रॉब्लम नहीं। जल जम जाएगा ज़्यादा देर तक तो क्या कहलाएगा? जल क्रांतता। अगला है कि समोच्च जुताई क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे। अगला टॉपिक समोच्च
जुताई। ठीक, समोच्च जुताई क्या होता है? तो पहाड़ी क्षेत्रों में अपरदन को रोकने के लिए खेती की जुताई वृत्ताकार रूप में की जाती है, इसे ही समोच्च जुताई कहते हैं। यानी कि पहाड़ी क्षेत्र में मृदा को अपरदन को रोकने के लिए हम लोग का जुताई कैसे होता है? तो इस तरह से होगा, गोल गोल। ठीक है, वृत्ताकार जुताई, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? समोच्च जुताई। क्या बोलते हैं इसको? समोच्च जुताई। तो बोलेंगे पहाड़ी क्षेत्रों में अपरदन को रोकने के लिए, है ना, खेती की जुताई वृत्ताकार रूप में की जाती है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? समोच्च जुताई। जगह कम होने के कारण हम डायरेक्ट शॉर्टकट में लिखते हैं। पहाड़ी क्षेत्र में, कहाँ? पहाड़ी क्षेत्र में। ठीक है, जुताई कैसे होता है? वृत्ताकार जुताई, वृत्ताकार जुताई, जुताई को हम लोग क्या कहते हैं? तो समुच्चय जुताई कहते हैं। कोई दिक्कत? तो इसको भाषा में लिखेंगे, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए वृत्ताकार जुताई की जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? समोच्चय जुताई कहते हैं। ठीक है, एक चीज और यहाँ पर नोट में याद रखेंगे। ठीक है, सोपानी कृषि, सोपानी कृषि उत्तराखंड में प्रचलित है। उत्तराखंड में प्रचलित है। सोपानी कृषि कहाँ प्रचलित है? तो उत्तराखंड में प्रचलित है। ठीक, उसके बाद में आपको बता दें कि पट्टिका कृषि, के यहाँ तक दिख रहा है, देख लीजिए एक बार। पट्टिका कृषि। ठीक, यह पट्टिका कृषि क्या होता है? तो पवन अपरदन वाले क्षेत्रों में फसलों के बीच घास की पट्टिका विकसित करना पट्टिका कृषि कहलाता है। यानी कि जैसे कि पवन अपर्दन, जहाँ पर मिट्टी के कारण अपर्दन होता है, हवा के कारण अपर्दन होता है, वहाँ पर फसलों के बीच में घास का पट्टिका लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है? फसलों के बीच में घास का पट्टिका, और इसी को क्या बोलते हैं? पट्टिका कृषि। क्या कहते हैं? पट्टिका कृषि। यानी कि फसलों के बीच घास का पट्टिका लगाना, घास का पट्टिका लगाना। ठीक, पट्टिका लगाना क्या कहलाता है? पट्टिका कृषि कहलाता है। पट्टिका कृषि कहलाता है। फिर पूछेगा फसल चक्र क्या होता है? क्या पूछेगा बताइए? फसल चक्र, फसल चक्र। ठीक, तो फसल चक्र बोलेंगे दो खनन फसलों के बीच दलहन या तिलहन का फसल लगाना। ठीक है, फसल लगाना फसल चक्र कहलाता है। इसमें नाइट्रोजन का यानी कि अस्थिकीकरण होता है। ठीक है, याद रखेंगे। सीधा क्या? दो खनन फसलों के बीच तिलहन का फसल लगाना। कौन चीज़ का? तिलहन का फसल लगा। तिलहन का मतलब जैसे तेल मिलता हो। ठीक है, तिलहन का फसल लगाना क्या कहलाता है? फसल चक्र कहलाता है। ठीक, फसल चक्र कहलाता है। अब यहाँ से नीचे तो नहीं दिखेगा, इसलिए उसको बोलकर समझा दिए, समझ गए होंगे। ठीक, कौन चीज़ को? फसल चक्र को। दो खनन फसलों के बीच तिलहन फसल को लगाना। ठीक, दो खनन फसल के बीच तिलहन फसल लगाना। ठीक, दो खनन फसलों के बीच क्या, कौन सा फसल लगाना? तिलहन फसल लगाना। हम लोग का चैप्टर क्या हो गया? समाप्त हो गया। चैप्टर क्या हो गया? खत्म, द एंड। ठीक, चलिए, अगर पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? कौन सा ऐसा रसायन है जो मेढक के प्रजनन को रोकता है, यानी कि उसके जनसंख्या बढ़ने को रोकता है? तो बोलेंगे यानी कि एंड्रीन। क्या बोलेंगे? एंड्रीन। ठीक, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा और यह पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक, काली मिट्टी उपयुक्त है किस चीज़ के लिए? काली मिट्टी का उपयोग होता है। ऑप्शन ए कपास के लिए, ऑप्शन बी लीची के लिए, ऑप्शन सी गेहूं के लिए, ऑप्शन डी बाजरा के लिए। आपको बताए थे कि काली मिट्टी को कपासी मिट्टी कहा जाता है। काली मिट्टी को कौन सा मिट्टी? कपासी मिट्टी कहा जाता है। तो कपास के लिए उपयुक्त है,
किसके लिए उपयुक्त है? कपास के लिए। फिर पूछा जाएगा काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए बलुई मृदा, ऑप्शन बी रेंगूर मृदा, ऑप्शन सी लाल मृदा, ऑप्शन डी पर्वतीय मृदा। रेंगूर मृदा। कौन सा मृदा? रेंगूर मृदा। काली मिट्टी को 3 नाम से, कपासी मिट्टी, रेंगूर मृदा और काली मृदा, 3 नाम से जानते हैं। बताए थे कितने नाम से जानते हैं? 3 नंबर से, कपासी, रेंगूर और काली मृदा, 3 नाम से इसको जानते हैं। अगला है मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। राजस्थान में पाया जाता है। बहुत बढ़िया। पंजाब में भूमि निम्नीकरण के प्रमुख कारण क्या है? अभी बताए हैं। पंजाब में भूमि निम्नीकरण के मतलब कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण के अधिक यानी कि मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण के सबसे अधिक कारण क्या है? देखिए यहाँ पर बताए हैं, अधिक सिंचाई। क्या? अधिक सिंचाई। बताए हैं क्या होता है? अधिक सिंचाई। ऑप्शन ए है वनोन्मूलन, ऑप्शन बी गहन खेती, ऑप्शन सी अति पशुचारण, ऑप्शन डी अधिक सिंचाई। तो अधिक सिंचाई होगा। ठीक, चलिए आगे आते हैं। निम्न में पुरानी जलोढ़ मृदा कौन है? निम्न में पुरानी जलोढ़ मृदा क्या है? एक में खादर, बी में बांगर, सी में क्या लेटराइट और डी में इनमें से कोई नहीं। बताए थे कि जो बांगर होता है वह क्या होता है? पुराना होता है। क्या होता है? पुरनकी कौन? बांगर, और नईकी कौन? खादर। ठीक, चलिए निम्न में से कौन सा मृदा यानी कि निर्माण का कारक है? मृदा निर्माण का कारक कौन है? जलवायु, वनस्पति, चट्टान, इनमें से सभी। सब हो जाएगा। ठीक है, चलिए काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? झारखंड, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। महाराष्ट्र में। कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र में। निम्न में से किसे नवीन जलोढ़ मृदा कहा जाता है? नवीन जलोढ़ मृदा किसको कहा जाता है? खादर, बांगर, रेंगूर, इनमें से सभी। हाँ, खादर नईकी होती है और बंगूर बांगर जो होता है क्या होती है? पुरन की। नवीन का मतलब नया। नवीन का मतलब क्या? नया। कौन कौन? देखो तो कौन है? चलिए तो क्या आ जाएगा? खादर। क्या आ जाएगा? खादर। रेंगूर किसे कहते हैं? रेंगूर किसे कहते हैं? तो क्या बोलेंगे? रेंगूर को ही तो काली मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी बोलिए, रेंगूर मिट्टी बोलिए या कपासी मृदा बोलिए, है ना। चलिए जलोढ़ मिट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो बोले थे पोटास। क्या पाया जाता है? अधिक मात्रा में पोटास पाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन कि भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी किसको कहा जाता है? तो जलोढ़ मिट्टी को। किसको? जलोढ़ मिट्टी को। अरे मान आदर तो होगा ही। कौन है? कहीं अभी क्लास करा रहे हैं, लाइव क्लास में है, बाद में मिलेंगे। देखिए भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सा है? तो जलोढ़ मिट्टी। कौन सा मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। जल के द्वारा उठाए गए मिट्टी को क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी। या जल के द्वारा भगा कर लाए गए मिट्टी को क्या बोलेंगे? जलोढ़ मिट्टी। अब भगा के लाया तो थोड़ा मान अदर तो होगा ही, है ना। तो सबसे उपजाऊ यही होता है। ठीक है, चलिए इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में। ठीक, उसके बाद आपको बताते हैं लेटराइट मृदा का रंग कैसा होता है? लाल। लेटराइट मृदा का रंग कैसा होगा? लाल होता है। ठीक, उसके बाद में मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। मृदा का विस्तार कहाँ होता है? निम्न में से कहाँ होता है? तो सबसे ज्यादा होता है उत्तर प्रदेश में। भारत में चरगाह के अंतर्गत कितनी भूमि है? कितने ऐसे भूमि है जिस पर चरगाह उपलब्ध है यानी कि पशु चराया जाता है? तो 4.71%। 4.71% याद रखेंगे। भारत में पहाड़ों से भरी भूमि कितना प्रतिशत है? तो बताए थे 30%। कितना बताए थे? 30%, शुरू में ही बताए थे। ठीक, अगला है कि प्रायद्वीप भारत की नदी घाटियां में कौन कौन सी मिट्टी मिलती है? तो जलोढ़ मिट्टी। नदी घाटी में कौन सा मिट्टी मिलेगा? जलोढ़ मिट्टी ही मिलेगा। जल के द्वारा भगा के ले आएगा, वहां पर उड़ा देगा, है ना, जलोढ़ मिट्टी। भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? भारत में सबसे अधिक किसका है? तो जलोढ़ मिट्टी का है ना। देखो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? बांगर। क्या कहा जाता है? बांगर। आपसे टोटल आपका 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें से बहुतों का जवाब आप लोगों ने दिया है, नहीं दिया है। ठीक है, आपको क्या क्वेश्चन में पूछ ले? क्वेश्चन में पूछ ले। देखिए पूछा जाएगा कि जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्य का नाम बतावे। इनमें से कौन सी फसलें लगाई लगाई जा सकती है? ठीक है, मतलब कि इनमें से मतलब कि कौन सा ऐसे राज्य हैं
किस राज्य में जलोढ़ मृदा का विस्तार अधिक है उसका नाम बताना है, और जलोढ़ मृदा पर कौन कौन सी फसलें हो सकती हैं उसका नाम बताना है। तो बताए थे कि जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्य हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, असम। इसमें यानी कि इसमें गन्ना, चावल, मक्का, दलहन जैसी फसलें उगाई जाती हैं, है ना, बताए थे। चलिए अब आइए कि समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं, पूछेगा तो ये समोच्च कृषि से क्या समझते हैं, तो बोलेंगे समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं। ठीक, समोच्च कृषि बताया है ना, क्या बताया। अच्छा देखिए वही हुआ, समोच्च जुताई या समोच्च कृषि। तब बोलेगा कि समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं, तब बोलेंगे पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए वृत्ताकार जुताई की जाती है। कैसा जुताई की जाती है, वृत्ताकार जुताई की जाती है, बताया है ना। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए वृत्ताकार जुताई की जाती है और इसे ही समोच्च कृषि के नाम से जाना जाता है। ठीक, इतना हल्का हल्का देखिए। वह यानी कि पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में कृषि कौन सी पद्धति उपयोग में मानी जाती है, यानी कि जहाँ पर पवन अपर्दन जो हवा होता है मिट्टी को उड़ा के ले जाता है, मतलब कि वही हुआ, भगा कर ले जाता है। ठीक है, तो बताइए तो वहाँ पर कौन सी जुताई उपयुक्त मानी जाती है, तो बोलेंगे पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में पट्टिका पद्धति को उपयुक्त मानी जाती है। इस कृषि में फसलों के बीच में घास की पट्टियाँ लगाई जाती है, वही बताया है। पौन अपर्दन जहाँ पर मिट्टी को उड़ा के ले जाता है तो फसल लगा दिए, बीच में जो जगह बच गया उसमें घास लगा दिए। ठीक है, अब मिट्टी ऊपर रहेगा तब न उड़ा के ले जाइएगा, गिरा गया ना, नहीं समझे, भागना नहीं है तो देखिए उसको क्या बोलेंगे, पट्टिका कृषि कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, सॉरी सॉरी, पटिया लगाई जाती है उसको, पौन अपर्दन वाले क्षेत्र में इसको उपयुक्त मानी जाती है। भारत में किन भागों में नदी डेल्टा का विस्तार हुआ है जहाँ की मृदा की क्या विशेषता है, तो बोलेंगे भारत के पूर्वी तटीय मैदान में महानदी गोदावरी, कृष्ण और कावेरी नदी द्वारा डेल्टा का निर्माण होता है, जहां जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, यह काफी उपजाऊ मिट्टी होती है, यह काफी उपजाऊ मिट्टी होती है। ठीक, अगला है फसल चक्रण यानी कि मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। हम अभी समझा दे रहे हैं, बाद में समझाने के लिए नहीं कहिएगा, अभी सब समझाते चल रहे हैं, क्लास खत्म हुआ समझा रहे हैं, क्वेश्चन आंसर आपका। ठीक, देखिए फसल चक्रण के द्वारा मृदा के पोषण स्तर को यानी कि बरकरार रखा जा सकता है। ठीक है, फसल चक्रण के द्वारा मृदा के पोषक स्तर को बरकरार रखा जाता है, यानी कि उसके ताकत को बचा रख सकते हैं, जो उसके उत्पादन क्षमता होता है ना। गेहूं, चावल, मक्का, आलू के लगातार उगाने से मृदा के पोषक तत्वों में कमी हो जाती है। इसे तिलहन एवं दलहन खेती से पुनः प्राप्त किया जा सकता है। इससे नाइट्रोजन का स्थितीकरण होता है। फसल चक्रण से मृदा संरक्षण में मदद मिलती है। यानी कि अगर आलू, चावल, मक्का, आलू का खेती हमेशा कर रहे हैं मिट्टी पर, तो उसके पोषक तत्व कम हो जाता है, तो वहाँ पर दलहन तिलहन लगाइए, यानी कि दाल का मसूरी वगैरह बो दीजिए, बांग्ला बो दीजिए, ठीक है, सरसों बो दीजिए, है ना। तो इससे क्या होता है, उसका जो ताकत होता है फिर से लौट आता है ना, एनर्जी उसका वापस आ जाता है। फिर बोला जाएगा मृदा निर्माण के कारकों का उल्लेख करें, तो मृदा निर्माण के निम्नलिखित कारक है। मृदा निर्माण के क्या है, निम्नलिखित कारक है, तो क्या बोलेंगे, एक में उच्च वन या आधाकृति, ठीक है, मूल शौचालय यानी कि मूल शैल या चट्टान, कल बताए थे, मूल शैल या चट्टान, जलवायु, वनस्पति, जैव पदार्थ, यह सब क्या है, मृदा निर्माण के कारक है। ठीक, जलोढ़ मृदा से आप क्या समझते हैं, इस मृदा में कौन सी फसल उगाई जाती है पूछेगा। यह सब पूछा हुआ क्वेश्चन में भी यही हम बता रहे हैं। तो बोलेंगे नदियों द्वारा बहा कर लाए गए मिट्टी को जलोढ़ मृदा कहते हैं। नदियों द्वारा बहा कर लाए गए मिट्टी को क्या कहते हैं, जलोढ़ मृदा कहते हैं। जलोढ़ मृदा गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का, दलहन जैसे फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है ना। चलिए, खादर और बांगर मिट्टी में क्या अंतर है स्पष्ट करें, तो बोलेंगे पुराने जलोढ़ मृदा को हम लोग खादर मृदा कहते हैं, सॉरी हाँ बांगर बोलते हैं ना, पुराने जलोढ़ मृदा को हम लोग बांगर कहा जाता है। पुराने जलोढ़ मृदा में कंकर एवं बजरी की मात्रा अधिक होती है, बताए थे, है ना। उसके बाद में खादर, तो नवीन जलोढ़ मृदा को हम लोग खादर कहते हैं। खादर में बालू एवं मृतिका का मिश्रण होता है। बालू एवं किसका मिश्रण होता है, मृतिका का। फिर पूछा जाएगा कि लेटराइट मृदा का विशेषता लिखिए, लेटराइट मृदा का, तो बोलेंगे नदियों द्वारा बहाकर लाए गए मृदा को जलोढ़ या डेल्टाई मृदा कहते हैं। यानी कि पूर्वी तटीय मैदान स्थित महानदी गोदावरी, कृष्ण, कावेरी नदियों द्वारा निर्मित डेल्टा का निर्माण जलोढ़ से ही जुड़ा है। जलोढ़ मिट्टी का गठन बालू, सिल्ट एवं मृतिका के विभिन्न अनुपातों से होता है। जलोढ़ मृदा गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का, दलहन जैसे फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ठीक,
कोई दिक्कत यहाँ तक? हम लोग का चैप्टर क्या हो गया, खत्म हो गया। अब कल हम लोग पढ़ेंगे एक का क, हम लोग का खत्म हो गया ना। कल हम लोग पढ़ेंगे एक का ख। ठीक, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर से मिलते हैं हम लोग मैथ में। स्टॉप कीजिए कैमरामैन, बंद कर दीजिए।